आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप सभी का मेरी इस महफ़िल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बहुत ही खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे और जिसमें आप पर निगहबान होंगे ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु। चलिए आज के शो को हम शुरू करते हैं। बात चल रही थी रेखा की। रेखा वही रेखा जिसे हम लेडी अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले अध्यायों में भी ये बताने की कोशिश की और शायद आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि अमिताभ बच्चन और रेखा को अगर हम एक दूसरे के साथ खड़ा कर देते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि रेखा ही वो एक शख्सियत है जो कि अमिताभ बच्चन को पूरी तरह से सूट करती हैं। किसी फिल्म में रेखा है अलग से हैं और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं है तो आपको रह रह करके अमिताभ बच्चन की ही याद आती है जितनी बार आप रेखा को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। जिस प्रकार अमिताभ बच्चन चाहे स्क्रीन पर अकेले हों चाहे उनके साथ कितने भी कलाकार हों, जैसे मैंने एक गाने का एग्जाम्पल लिया था फिल्म नसीब से, जॉन जानी जनार्दन। इस गाने में कौन से कलाकार नहीं है आप ये बताइए। मेरा मतलब है उस समय के जितने माने हुए कलाकार थे, राजेश खन्ना से लेकर राज कपूर से लेकर रणधीर कपूर से लेकर जितने भी बड़े कलाकार थे उस एक गाने में थे, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो निगाहें हैं वो अमिताभ बच्चन पर टिक रही हैं और सिर्फ अमिताभ बच्चन पर ही टिक रही हैं। उसी प्रकार जब रेखा किसी फिल्म में किसी भी कलाकार के साथ होती हैं, आपकी निगाह सिर्फ रेखा पर ही जाती है। आपको सिर्फ उन्हीं की बात सुनाई देती है, जैसा मैं समझता हूं। ये चीज शायद आपने भी अनुभव की हो, अगर नहीं की तो इस चीज को दोबारा से देखिएगा। खास तौर पर मैं बात करूंगा जो मुकद्दर का सिकंदर जो फिल्म आई थी उसके बाद से आप इस चीज को महसूस करेंगे। और मुकद्दर का सिकंदर से ये चीज शुरू हुई थी और उमराव जान जो कि 1981 में प्रदर्शित हुई, वहां से लेकर के और रेखा आज तक जिन जिन फिल्म्स में आई है, आप देखिए जब जब वो स्क्रीन पर होती है, चाहे वो अकेली हो चाहे कितने भी कलाकार हों, आपका ध्यान सिर्फ रेखा की तरफ ही जाता है। एमएल धवन एक लेखक थे, उन्होंने लिखा था कि खून भरी मांग एक ऐसी फिल्म थी जिसने इस मिथ को या इस भ्रम को खत्म कर दिया कि हम लोग मानते थे कि नायक के रूप में नायक का होना जरूरी है। यानी अगर एक हीरो है तो हीरो अगर हमें फिल्म में चाहिए तो हीरो की जगह एक हीरो ही हो सकता है, हीरो की जगह एक हीरोइन नहीं हो सकती है, हीरो की जगह एक एक्ट्रेस नहीं हो सकती है। यानी जो किरदार एक पुरुष निभा सकता है जहां तक बात एक हीरो की है, वो सिर्फ एक पुरुष ही निभा सकता है। लेकिन इस बात को अगर किसी ने या इस भ्रम को अगर किसी ने खत्म किया तो वो कोई और नहीं, वो रेखा ही थी या रेखा ही है। और ये चीज आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, खून भरी मांग जो 1987-88 में आई थी, उस फिल्म में आपने इस चीज को पूरी तरह से महसूस किया होगा। ना सिर्फ कमर्शियल फिल्म की मैं बात करूंगा, बल्कि मैं आज अलग अलग तरह की जो फिल्म्स आई हैं उनकी, उन सभी में आप रेखा के बारे में ये बातें नोट कर सकते हैं। गुलजार के अनुसार रेखा को एक नियमित मुख्य धारा के गीत और स्टार जो जो डांस होते हैं उसके रूप में कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। रेखा जब जब स्क्रीन पर डांस करती हैं, अब
वो इतनी नज़ाकत से डांस करती हैं, इतना आजकल भी आप देखिए कि उनके जो इंडियन आइडल्स या जो भी कोई प्रोग्राम्स चलते हैं टेलीविज़न पर, टैलेंट हंट के नाम पर, जहाँ-जहाँ पर भी रेखा को बुलाया जाता है, आप देखिए उमराव जान के गाने पर अगर वो डांस करती हैं या कोई भी ऐसा जहाँ क्लासिकल की बात आती है या जहाँ जहाँ अमिताभ बच्चन स्टाइल के डांस की बात आती है, हालांकि वो अमिताभ बच्चन का जो स्टाइल था, जिस स्टाइल में अमिताभ बच्चन डांस किया करते थे, भगवान दादा स्टाइल, उस स्टाइल से वो बचती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई भी वो चीज़ ऐसी करें स्क्रीन के सामने जिसमें कि लोग बाग उनमें अमिताभ की छवि ढूंढने की कोशिश करें। वो उस तरह की चीज़ों से बचती हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, रेखा ने जिस नज़ाकत के साथ में उमराव जान के गाने पर डांस किया, बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत के साथ में वो चीज़ थी, और उसमें जो तालियां बजी है ना, वो सच्ची तालियां हैं। तो रेखा की कुछ फिल्म्स हैं, जैसे खूबसूरत है, ऋषिकेश मुखर्जी, इजाज़त गुलजार साहब के साथ, खून भरी मांग आपके राकेश रोशन। अगर आप इन फिल्मों को देखेंगे ना, तो इन फिल्मों के जो क्षेत्र हैं, जो कथानक है, बिल्कुल डिफरेंट है। एक्टिंग है इन तीनों फिल्म में बिल्कुल अलग टाइप की एक्टिंग है। खूबसूरत में आप देखिए रेखा बिल्कुल एक इस तरह से एक्टिंग किया कि एकदम मौज मस्ती वाली जो जिंदगी होती है ना, उस तरह से। और रेखा को खुला छोड़ दिया गया था इस फिल्म में कि आपको जैसे एक्टिंग करनी है, आपको उसी प्रकार इस फिल्म में अपना वो एक रूप वैसा लेकर के आना है जैसा आप वास्तव में है। खूबसूरत फिल्म को देखने के बाद हम मतलब हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रेखा का वास्तविक रूप से व्यवहार क्या रहा है। जैसे हम बताते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्वतंत्र ख्यालों की लड़की रही है रेखा, वही चीज खूबसूरत फिल्म में आप रेखा के जो अलग अलग जो सीन्स जो उन्होंने किए हैं, आप उन फिल्म सीन्स को देखने के बाद में रेखा की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो हुआ करती थी कभी, आप इस फिल्म के जरिए उस पर्सनैलिटी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रेखा की जो पर्सनैलिटी एक इजाजत फिल्म में जो दिखाई है गुलजार साहब ने, वो भी रेखा की ही रियल पर्सनैलिटी है। कहाँ खूबसूरत, कहाँ इजाजत, और खून भरी मांग में जो उनका एकदम कमर्शियल एंगल दिखाया है, जैसे अमिताभ बच्चन को दिखाते थे फिल्मों में, एंग्री यंग मैन जो किसी चीज के लिए बदला लेता है, एक रिवेंज क्रिएट करते हैं फिल्म में, एक सिचुएशन ऐसी, उस तरह से भी रेखा लाजवाब रही हैं। ये तीनों फिल्म अपने अपने प्रदर्शन में उनकी एक लिमिटेशन बताते हैं, जो कि नो लिमिट है। मेरे जहां तक मेरी गणना है, हम इनको किसी भी परिधि में बांध नहीं सकते हैं। और अब मैं क्या कहूं कि रेखा अपने किरदार, जो उनका जो रोल होता था, उसको इस तरह से गरिमा प्रदान करती हैं, बहुत दिल से उस काम को करना। जहाँ तक बात मैं इजाज़त फिल्म की बात करूँगा, वो अपनी खामोशी और अपनी आँखों से ही जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी हैं उनके जीवन में, जो कहानी में चलती हैं, जितनी भी जटिल भावनाएं हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करने में वो पूरी तरीके से सफल है और सक्षम है। इजाज़त फिल्म उनके लंबे करियर की मुख्य फिल्मों में से एक थी। फिल्म फेयर ने फिल्म के बारे में लिखा था कि गुलजार की सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव, सेंसिबल, संवेदनशील फिल्मों में से एक है इजाजत, और ये रेखा की स्वामित्व वाली पत्नी के रूप में सबसे ज्यादा मार्मिक प्रदर्शन जिसमें दिखाया गया है, ये इस प्रकार है। जो कि अपने पति, जो उनके पति का किरदार है, वो नसीरुद्दीन शाह साहब ने निभाया था। तो वो अपने पति को किसी भी अन्य महिला, और जो अन्य महिला होती है वो होती है अनुराधा पटेल, अनुराधा पटेल के साथ में साझा करने के बजाय अपने पति को ही छोड़ देना बेहतर समझती।
और इस चीज़ को आप फ्लैशबैक में जाते हुए देखेंगे। फिल्म की जो शुरुआत होती है वो रेलवे प्लेटफॉर्म से होती है और उनका जो वेटिंग रूम होता है वहाँ से। गुलजार साहब की अधिकांश फिल्में रेलवे प्लेटफॉर्म से या तो शुरू होती हैं या प्लेटफॉर्म पर ख़त्म होती हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है और ये बहुत एक अच्छा लगता है जहाँ पर देखने में जहाँ बिछुड़ना होता है ना, बिछुड़ना किसी चीज़ में आपको बिछोह दिखाते हैं, व्याकुलता दिखाते हैं, विरह दिखाते हैं, वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म का एक उसका जो क्रूशियलिटी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जब हम बिछोड़ने को जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं ना, तो वो सीन में चार चांद लगा देती है बातें। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें रेखा को नसीरुद्दीन शाह के साथ में कास्ट किया गया था, जो पहले से ही अपने, आप जानते हैं नसीरुद्दीन शाह अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और अपने शानदार अभिनय कौशल के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उस समय भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसाएं और चर्चाएं हुआ करती थी। फिल्म में रेखा का अभिनय इतना ज़्यादा मार्मिक है, इतना ज़्यादा शार्प है, एक एक जगह पर जो भावनाएं जो उन्होंने उड़ेली है ना, एक एक ठहरे हुए सीन पर। तो एक इंटरव्यू में गुलजार से पूछा गया कि आपने कई यादगार किरदारों को अपनी फिल्मों में उकेरा है, तो आपकी पसंदीदा ऐसा कौन सा कलाकार है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो गुलजार साहब वैसे तो जवाब देने में कुछ समय लगाते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में और इस तरह के सवाल के जवाब में गुलजार साहब कभी भी ज़्यादा समय नहीं लेते और उन्होंने तपाक से एक जवाब दिया। गुलजार का जवाब था, इजाज़त फिल्म में जो किरदार रेखा ने अभिनीत किया और नसीरुद्दीन शाह साहब ने अभिनीत किया, वो एक ऐसे कलाकार हैं, वो एक ऐसे किरदार हैं जो आज तक जितने भी फिल्में गुलजार साहब ने निर्देशित की, उनमें से सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अभिनय है ना, वो गुलजार साहब के लिए इन दोनों का रहा है। लेकिन रेखा के लिए ये प्रोफेशनली आसान समय नहीं था, आप ये भी समझें, क्योंकि गुलजार की फिल्में जो उस समय चल रही थी, जैसे इजाज़त के साथ में जब शूटिंग हो रही थी रेखा की, तो इजाज़त के साथ में जो जो फिल्में रेखा कर रही थी, वो फिल्में कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। इसी साल एक फिल्म आई थी, इसी से थोड़ा सा पहले, ज़मीन आसमान, संजय दत्त की, हालांकि उसके गाने बहुत प्यारे थे, संजय दत्त और अनीता राज। और जैसा कि मैंने अपने पिछले अध्याय में भी बताया कि वहाँ पर भी एक तीसरे किनारे वाली स्थिति थी, जहाँ रेखा एक विवाहितर संबंध के तरीके से उनको एक अभिनय दिया गया था उसमें। तो फिल्म आई थी ज़मीन आसमान। फासले फासले का भी कुछ इसी तरह से था, जो कि 1985 में आई थी। जाल एक फिल्म आई थी 1986 में, उसमें वो थोड़ा सा बोल्ड एंगल था रेखा का। प्यार की जीत 1987 में, और संसार में वो आप देखिए राज बब्बर साहब के साथ में है और अनुपम खेर थे। पूरा एक फैमिली ड्रामा है, बहुत अच्छी फिल्म, दूरदर्शन पर भी आती रहती थी वो, और आजकल के जो चैनल्स हैं जो चल रहे हैं उन पर भी ये फिल्म आती रहती है, जी क्लासिक वगैरह पर। तो इन फिल्म्स का जो ग्राफ है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और ऐसा लग रहा था कि उनका जो करियर था वो डूब रहा था और अभिनेताओं की एक युवा पीढ़ी उनकी ऊंची एड़ी के जूतों में अपने पांव डाल रही थी। और ये वो समय था जब शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया का रिलीज होना था, और इसी साल शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया भी रिलीज हुई, जिससे आप देखिए जिसने फिल्म के जो दृष्टिकोण थे वही बदल दिए थे, और जिसने श्रीदेवी को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अगले ही वर्ष, जैसा आपको मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़बरदस्त बदलाव हो रहे थे कहानियों पर, और वो बदलाव आगे बहुत समय तक रहने वाले थे। तो उसी कड़ी में
इसी साल के अगले साल यानी 1988 में निर्देशक मंसूर खान नासिर हुसैन के बेटे आमिर खान के भाई कजिन, जिन्होंने कयामत से कयामत तक और बाद में जो जीता वही सिकंदर फिल्म का निर्देशन किया, तो इनका पदार्पण 1988 कयामत से कयामत तक से होने वाला था। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कयामत से कयामत तक कितनी बड़ी हिट थी। उसके साथ शानदार शुरुआत की और उसमें जो दो पात्र थे बड़े ही मासूम लगे हैं, अब आमिर खान साहब और जूही चावला। मैं ये तो नहीं कहूँगा दोनों की ये पहली फिल्म थी, आमिर खान उससे पहले एक दो फिल्म्स में ट्राई कर चुके थे। राख एक मूवी आई थी और एक दो टेली फिल्म्स आई थी। जूही चावला की भी उससे पहले सल्तनत एक फिल्म आई थी, आ चुकी थी वो, तो उसमें उनको ज़्यादा कवरेज नहीं मिला। नज़र ने नज़र से क्या कहा, मेरी जान ये बता, सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गाना था और फिल्म में सनी देओल थे। ये फिल्म कब आई और कब चली गई, और साथ में उनके करण कपूर थे जूही चावला के साथ में। और ये जो फिल्म थी, क्या कहना है इसका, कयामत से कयामत तक एक बहुत बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसका एक एक गाना आप देखिए, गजब का है दिन देखो जरा, अकेले हैं तो क्या गम है, ऐ मेरे हमसफर, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इसके दो वर्जन थे, सैड वर्जन और हैप्पी वर्जन। इसकी बात मैं बाद में करूंगा। और इसी साल एक और फिल्म आई थी, उसको तो भाई कोई भूल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं था कि उस समय से आपके लवर बॉय इमेज ही चली। उसके बाद इसी साल एक फिल्म आई थी, जैसा मैंने बताया, एन चंद्रा की, जिसका सबको बहुत ज्यादा इंतजार था। फिल्म का नाम था तेजाब। ये मेरी बहुत एक अच्छी जो फिल्में होती है ना, जिनकी यादगार आपके दिमाग पर होती है, ये उन फिल्मों में से है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ में। एन चंद्रा की तेजाब 1988 ने कथानक को एक नई भाषा दी और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के रूप में इंडस्ट्री को एक सफल स्टार जोड़ी दी। हालांकि ऐसा नहीं था कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की ये स्टारर पहली कोई फिल्म थी। इससे पहले भी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक दो फिल्मों में आए थे। जैसे एक फिल्म थी हिफाजत, एक बड़ा प्यारा सा गाना है, मोहब्बत तो करता है सारा जमाना, मोहब्बत क्या है चीज ये नहीं कोई जाना, सुरेश वाडकर साहब और आशा भोसले, पंचम दा का म्यूजिक था। लेकिन ये फिल्म नोटिस नहीं हुई, क्योंकि मैं ये आपसे यही कहूंगा कि पहले वही फिल्मों के गाने बाहर आते थे, पॉपुलर भी वही गाने होते थे जो फिल्म में चलती थी। अगर फिल्म धड़ाम से गिरती थी तो गाने भी पॉपुलर नहीं हो पाते थे। वो गाना मुझे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज की तारीख में भी, अगर आप देखते हैं ना कितना सुकून देते हैं वो गाने। बहरहाल हम बात करते हैं तेजाब और 1988 का वो समय। मैं आपको बताता चल रहा हूं कि उस समय क्या आलम हो चुका था, क्या माहौल बन गया था। तो 1988 में रेखा कुछ हद तक अपनी वापसी करने में कामयाब रही और इसकी शुरुआत एक फिल्म आई थी जो कि सलमान खान की सबसे पहली फिल्म थी। कुछ लोग मैंने प्यार किया को पहली फिल्म मानते हैं, नहीं, मैंने प्यार किया उनकी मतलब एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन उन्होंने जिस फिल्म से डेब्यू किया उस फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी। बीवी हो तो ऐसी में भी सभी जगह रेखा ही दिखाई दी है, जिसने संयोगवश सलमान खान को इस फिल्म ने लॉन्च किया है। हालांकि ये फिल्म थी, एक कॉमिकल फिल्म थी, एक कॉमेडी फिल्म थी। हालांकि ये भी समस्या मूलक एक फिल्म बनाई गई थी, लेकिन इसका जो जो मतलब फ्लेयर था वो ट्रेजिडी की बजाय कॉमेडी ज्यादा था। और इसमें उस शैली के कुछ दृश्य थे जिन्हें मीडिया ने लेडी अमिताभ का नाम दिया था। यानी जिस जिस शॉट में रेखा इस फिल्म में आई ना, उस शॉट में वो अमिताभ बच्चन जैसी ही लगी। मैं बात कर रहा हूं फिल्म बीवी हो तो ऐसी। एक जगह ऐसा होता है कि रेखा को अंग्रेजी बोलनी होती है, मतलब सब लोग उसको बेवकूफ गंवार समझते थे। बिंदु थी वो, उनको पता नहीं क्या समझती थी, बहुत ज्यादा बेकार निकृष्ट उस तरह से
और फारूक शेख साहब थे रेखा के अपोजिट, और ये फारूक शेख की उनके साथ में ट्यूनिंग फिल्म उमराव जान से उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। फारूक शेख साहब अब तो इस दुनिया में ही नहीं है, मरहूम, बहुत ही अच्छे, बहुत नेक दिल इंसान। तो ये वो फिल्म थी कि इसके एक्शन जितने दृश्य हैं उसके केंद्र में रेखा थी, और जो सीन एक्शन के अलावा जितने भी है ना, जिसमें टसल होती है, जिसमें उनका किसी के साथ बहुत अच्छी संवाद अदायगी होती है, कोई जगह इंग्लिश बोलती हैं वो, तो वो मुझे सीधा एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसी समय आई थी आखिरी रास्ता, उसमें भी अमिताभ बच्चन का जब टसल होता है तो वो बाप बेटे दोनों इंग्लिश में बात करते हैं, बहुत ही क्रिमेट्री का ग्रेवयार्ड का सीन होता है। तो उसी तरह से एक सीन इसमें था कि जब सब लोग सोचते हैं, मतलब सब लोग नहीं, बिंदु, कि भाई ये तो गंवार लड़की है, तो टांगा चलाने वाली लड़की है, तब वो इंग्लिश बोल करके दिखाती है, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी। और वो जो सीन होते हैं ना, वो अमिताभ स्टाइल के ही सीन है सारे। और इसके बाद में अब आएगी इसके बाद खून भरी मांग। तो खून भरी मांग से पहले ही रेखा का जो अमिताभ नुमा जो एक स्क्रीन प्रेजेंटेशन था, वो बीवी हो तो ऐसी से ही शुरुआत हो चुका था, मतलब सीधे तौर पर। बाकी जिसको बोलते हैं विवक्षित रूप से इम्प्लाइड फॉर्म में, रेखा शुरू से ही, यानी जब से अमिताभ बच्चन के साथ में इनका एक सहयोग बैठा फिल्म दो अनजाने से, अंदरूनी रूप से रेखा में जितने भी अदायगी के मानक हैं, मानसिक रूप से वो सारे अमिताभ बच्चन के थे, लेकिन शारीरिक रूप से इनको दिखाने का जो मौका मिला ना कि भाई फिजिकली आप किस तरीके से अपने आप को शोकेस करेंगे कि आप अमिताभ बच्चन जैसे हैं, वो उनकी चीजों की शुरुआत हुई फिल्म बीवी हो तो ऐसी 1987-88 में, और उसके बाद आई खून भरी मांग। और ये जो चीज थी, ये रेखा ने जानबूझ करके नहीं की, रेखा की पर्सनैलिटी में ये चीज ऑटोमेटिकली थी। ये मैं आपको ये चीज बता रहा हूं इस तरह से कि रेखा ने कितना ज्यादा आत्मसात किया अमिताभ बच्चन को, कितना ज्यादा सोखा, अब्जॉर्ब किया। ये जो चीज थी, ये मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन को किसी ने इस तरह से कभी भी कहते ना कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो उसको आप अपनी अंतरात्मा तक पूरी तरीके से बिठा लेते हो। तो ये जो था ना उदाहरण, ये मैं आपको वही एक चीज बता रहा हूं कि अगर किसी ने वास्तविक अर्थों में, अगर किसी ने अमिताभ बच्चन को आत्मसात किया, एब्जॉर्ब किया, वो सिर्फ और सिर्फ रेखा ही थी, रेखा ही है। और एक फ्लॉप अभिनेता हुआ करते थे राकेश रोशन, और उनके साथ में कोई कैमरा भी शेयर करना पसंद नहीं करता था। ये राकेश रोशन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी कभी वो और स्टार्स के साथ में खड़े होते थे तो कैमरामैन अपना कैमरे को ही ड्रॉप कर देते थे। तो वो एक तरीके से फ्लॉप अभिनेता थे, लेकिन वहां से वो निर्देशक बने। किस फिल्म से? ये आपकी फिल्म आई थी खून भरी मांग। इसमें वो पूरी तरीके से उन्होंने जितने भी जो फिल्म में जितनी जिम्मेदारियां होती है ना, अधिकांश रूप से सारी जिम्मेदारियां पहली बार राकेश रोशन ने इस फिल्म के माध्यम से स्वीकारी थी। ये फिल्म एक ऑस्ट्रेलियाई मिनी सीरीज रिटर्न टू ईडन, जो कि 1983 में प्रदर्शित हुई थी, ये मैं बात कर रहा हूं आपको खून भरी मांग। तो खून भरी मांग इस फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जिसका मैंने अभी नाम लिया। ये क्लासिक रिवेंज थ्रिलर थी। कहानी एक अमीर शर्मीली विधवा जिसका नाम होता है आरती, और आरती का किरदार रेखा ने अभिनीत किया था, इसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसकी दोस्त नंदिनी, सोनू वालिया भी कुछ कम नहीं है खूबसूरती में, और ये उनका एक बैड लक है या लक फैक्टर है जिस वजह से वो चली नहीं, वरना वो मासूम और वो जो चेहरा और वो जो छरहरा जो उनका बदन था, वो बहुत, मतलब आप समझ लिए, मतलब सोनू वालिया का मैं क्या बताऊं आपको, आज भी वो कुछ लोगों की पसंद है। ऐसे लोग जो कभी होते ना कि उनका कितना फिल्म इंडस्ट्री ने उनका कितना विदोहन किया, उनको सही तरीके से
स्क्रीन पर दिखाया चाहे नहीं दिखाया, उनको वो कवरेज मिला चाहे नहीं मिला, ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी सोनू वालिया के प्रशंसक सोनू वालिया के प्रशंसक ही हैं और वो उसे भूल नहीं पाए हैं। तो उनकी एक दोस्त थी इस फिल्म में जिसने नंदिनी का किरदार निभाया था, यानी वो सोनू वालिया थी। वो एक आकर्षक व्यक्ति, बहुत ज्यादा हैंडसम, और संजय वर्मा, कबीर बेदी। अब कबीर बेदी साहब के बारे में तो क्या बताएं, उनका तो मेरे ख्याल में उनका जो अपब्रिंगिंग है वो पूरा हॉलीवुड वाला अपब्रिंगिंग है, और ये स्टार्ट से ही है। इटालियन फिल्म्स और जितना संडोकन वगैरह उन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उनको उनका जो कद है वो बॉलीवुड वाले नहीं समझ सकते। हॉलीवुड स्टार रहे हैं शुरू से कबीर बेदी। चलते चलते कुछ फिल्में उन्होंने बीच बीच में वो बॉलीवुड की फिल्में कर लिया करते थे, और उनका बहुत बड़ा एक नाम था, और अलग तरीके से भी उनका नाम जोड़ा गया कुछ अभिनेत्रियों द्वारा, अभिनेत्रियों की जिंदगी में। ये मैं आपको बताऊंगा, शायद आप मेरा इशारा समझोगे, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो कहानी जो थी ना, उस तरह से थी कि वो उनके जिंदगी के बीच घूमती है। एक बड़ा हैंडसम व्यक्ति होता है इसमें, जिसका मैंने नाम लिया कबीर बेदी। उससे शादी करने के लिए बोलती है। सोनू वालिया चाहती हैं कि कबीर बेदी का जो कैरेक्टर है, कबीर बेदी जो पात्र कर रहे हैं, वो रेखा से शादी करे। फिल्म की बात बता रहा हूं। और शादी करने के बाद में वो कबीर बेदी जो है वो रेखा को अपने रास्ते से हटा दें, और उनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प लें, और उसके बाद में वो और नंदिनी यानी सोनू वालिया शादी कर के अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से सेट कर ले। यानी ये एक कहानी बहुत अपने तरह की एक फिल्म थी, और जिसमें एक मुझे फिल्म, मैं जब भी देखता हूँ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इस फिल्म को देखते हुए। इसमें छोटी सी कई भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा के साथ की हुई है, लेकिन वो दिखाई ही नहीं दिया इस फिल्म, पूरी फिल्म में कहीं पर भी। हालांकि है, लेकिन दिखाई नहीं दिए। जस्ट तैसे करके वो बच जाती हैं, और अपने विश्वासघात का बदला लेने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद में वो वापस फिल्म में लौटती हैं। और वो जो उनके साथ हुआ होता है कि उनको पानी में से धक्का दिया होता है, और अंदर एक मगरमच्छ होता है, वो उनको खा जाता है, उनके चेहरे को पूरी तरीके से चबा जाता है। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो बच जाती हैं, और वो फिर प्लास्टिक सर्जरी जैसा मैंने आपको बताया करवा करके आती हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं, नॉस्टैल्जिक चीज़ें, और फिर वो प्रतिशोध लेती हैं, और उसमें संजय को मर जाना होता है, संजय वर्मा को। वो वही मगरमच्छ के सामने लेकर के जाती हैं और वो खा जाता है उसको। राकेश रोशन ने इस लेडी अमिताभ एस्क फिल्म की कहानी में रेखा की ग्लैमरस छवि को समझदारी से पेश किया है। अब देखिए, पहला जो पार्ट है इसका, उसमें वो रेखा बड़ी ही कुरूप दिखाई गई है। उनका जो मेकअप है, चेहरा है, उनके दांत वगैरह बड़े अजीब से हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत दिखाया गया है, खूबसूरत दिखाने की कोशिश की है। हालांकि मैं ईमानदारी से अपनी बात कहूँ ना, कि कुछ शॉट्स में वो सोनू वालिया के सामने टिक नहीं पा रही हैं। लेकिन साहब, सोनू वालिया उस फिल्म की कोई हीरोइन नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसमें किरदारों की जहाँ तक बात है, और जहाँ तक अभिनय क्षमता की बात है, और जहाँ तक रेखा का जो प्रोफेशनल करियर है, उसमें रेखा बहुत ऊंचाई पर थी। सोनू वालिया तो नई नई आई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में रेखा को उतना ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश की है जितना वो सोनू वालिया के सामने। वो कहीं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ नहीं टिकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें थोड़ा सा कवरेज कम दी है यहाँ इस फिल्म में। मैं बात कर रहा हूँ सोनू वालिया की। तो इस तरह से था कि अब देखिए, जो चीज़ मुझे महसूस हुई या जो चीज़ आप भी देखेंगे वो कुछ इस तरह से है। अब आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि आज की कहानी मैं यहीं थोड़ा ख़त्म करता हूँ, और आगे की कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ अपने अगले अध्याय में।
और तब तक के लिए मुझे प्लीज़ आप लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा देंगे मैं ऐसा समझता हूँ। और बस चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको विद एन इमीडिएट इफेक्ट जितने भी नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय।